Hi guys, my name is Chandrasekhar Barula and my number is 9899123008. तो हम पढ़ रहे थे सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। हमने पढ़ा था कि वो स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी और सीक्वेंशियल मेथड है, यानी एक सीक्वेंस में डेवलपमेंट होता है। स्ट्रक्चर्ड डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ होती है, या कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो इन्फोसिस या विप्रो जैसी बड़ी कंपनी जो एक कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही हैं, उसके लिए SDLC मेथड, स्ट्रक्चर्ड डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मेथड यूज़ होती है। मतलब अगर हम विजन करें, एक बड़ी सी कंपनी है और वो एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है, सफिशिएंटली कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है, किसी कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है, तो वहाँ पर SDLC का यूज़ अच्छा रहता है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का यूज़ अच्छा रहता है, और वहाँ पर परफॉर्मेंस मेजरमेंट हो जाता है, बजट का आप देख सकते हैं, टाइम मेजरमेंट हो जाता है। लेकिन हमारी स्टडी में अल्टरनेटिव मेथडोलॉजी ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी दी गई है, यानी सॉफ्टवेयर जरूरी नहीं है SDLC से ही हो। SDLC तो एक स्टैंडर्ड मेथड है, एक स्ट्रक्चर्ड मेथड है, एक सीक्वेंशियल मेथड है, और कई जगह पर क्या होता है कि सीक्वेंशियल मेथड की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि सफिशिएंटली कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर नहीं होता है। तो इसके बारे में हमारी स्टडी में अल्टरनेटिव मेथोडोलॉजी ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में दिया गया, यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की अल्टरनेटिव मेथोडोलॉजी दी गई है। यानी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए एक तो तरीका है, आप सॉफ्टवेयर को कोड्स लिखना चालू करो और सफिशिएंटली कॉम्प्लेक्स है तो आप फिजिबिलिटी स्टडी करो, उसके बाद सिस्टम की रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन करो। लेकिन कुछ दूसरे सिस्टम होते हैं, छोटे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, या कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं जो बहुत छोटे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, या किसी पर्टिकुलर चीज़, स्पेसिफिक चीज़ के लिए ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो वहाँ पर SDLC बहुत एफिशिएंट नहीं है, वो उतनी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, उतनी एफिशिएंट नहीं। अगर आप SDLC से चलोगे तो वहाँ पर इट वुड बी ब्यूरोक्रेटिक। मतलब लाइफ में कुछ चीज़ें, कहीं पर ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए और कहीं पर ब्यूरोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, इसका मिक्स होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर एवर चेंजिंग है, वहाँ पर नॉन ब्यूरोक्रेटिक काइंड ऑफ चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन कई इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इंस्टीट्यूशनलाइज होने चाहिए। जैसे हमारा लॉ है, जजेस हैं, जुडिशरी है, और जैसे इलेक्शन कमीशन है, वो ब्यूरोक्रेटिक होना चाहिए, इंस्टीट्यूशनलाइज होना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जितने भी हमारे रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं जो रेगुलेशन करते हैं, वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, नॉन ब्यूरोक्रेटिक होनी चाहिए। तो जो SDLC है वो कुछ ब्यूरोक्रेटिक टच देती है, जो कुछ स्ट्रक्चर्ड होती है, सीक्वेंशियल होती है, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आपको जाना है, मतलब अ लिटिल ब्यूरोक्रेटिक है। तो अब उसके अलावा भी बहुत सारे सिस्टम हैं, जैसे हमारी स्टडी में दिया है डेटा ओरिएंटेड सिस्टम डेवलपमेंट। डेटा ओरिएंटेड सिस्टम डेवलपमेंट बेसिकली डेटा वेयर हाउसिंग जैसे है, उस केस में यूज़ किए जाते हैं, या कुछ हद तक MIS में किए जाते हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में। देखिए, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग जो है वो किसी भी डेटा ओरिएंटेड सिस्टम हो या प्रोसेसिंग ओरिएंटेड सिस्टम हो, उसका पार्ट होती है, क्योंकि बेसिकली हमें ट्रांजैक्शन ही प्रोसेस करना है। प्रोसेसिंग ओरिएंटेड सिस्टम वो होते हैं जहाँ पर प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा, डेटा को बहुत ज़्यादा तरीके से प्रोसेस किया जाता है और उसके बाद रिजल्ट्स निकाले जाते हैं। डेटा ओरिएंटेड सिस्टम वो सिस्टम है जहाँ पर डेटा की प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट उतनी ज़्यादा नहीं है, प्रोसेसिंग के बारे में आपको उतना ज़्यादा नहीं सोचना है। जैसे डेटा वेयर हाउसिंग, डेटा को वेयर हाउस करना है, डेटा को रखना है, तो वहाँ पर उसको प्रोसेसिंग के बारे में नहीं सोचना है, वहाँ पर रखना है केवल। मालूम पड़ा, अगर मान लीजिए सपोज हिंदुस्तान में एक सिटीजन रजिस्टर बन रहा है और ऑनलाइन सिटीजन रजिस्टर बन रहा है, जिसमें मेरा नाम है, मैं कहाँ रहा हूँ, मेरा क्या है, और क्या कहते हैं, सारी मेरी टेबल में है कि पासपोर्ट नंबर क्या है, आधार कार्ड क्या है, पैन क्या है, और बाकी सारी चीज़ें, मेरी गतिविधियाँ उसमें नोटेड है। और फिर एक बार मैं डेटा मेरा बन जाता है तो उसे मैं उसको मुझे स्टोर करना है ताकि दूसरे सॉफ्टवेयर उस डेटा को उठा सकें और यूज़ कर सकें, या डेटा की वेयर हाउसिंग करनी है। तो डेटा वेयर हाउसिंग में डेटा ओरिएंटेड सिस्टम डेवलपमेंट करना पड़ता है, और डेटा ओरिएंटेड सिस्टम डेवलपमेंट आज की डेट में बहुत
बढ़ गया है क्योंकि बिग डेटा की ज़रूरत हो गई है। बिग डेटा मतलब बड़ा डेटा, जैसे लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर है, वहाँ पर इतना डेटा निकलता है। लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर जिसने गॉड्स पार्टिकल ढूंढ निकाला, हिग्स बोसॉन जिसे कहते हैं, और वहाँ पर और भी 27 किलोमीटर लंबी एक सुरंग है ज़मीन के नीचे फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड में, और वहाँ पर सबसे बड़ा दुनिया का पार्टिकल एक्सीलेटर है 100 मीटर नीचे, और वहाँ का टेम्परेचर -273 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। और वहाँ पर एक सेकंड में जब दो पार्टिकल कोलाइड करते हैं, उन दो पार्टिकल को कोलाइड किया जाता है, और वो जैसे ये समझ लीजिए बड़ी स्पीड में दो ट्रक कोलाइड करें, और दो ट्रक कोलाइड करके उसके पचक्के उड़ जाएं, उसके पार्ट्स उड़ जाएं, और फिर उसकी फोटो लें, तो एक सेकंड में 4 करोड़ फोटो ली जाती है वहां पर, और वो डेटा रखा जाता है। तो वो डेटा वेयरहाउस किया जाता है। बिग डेटा है, वो बहुत बड़ा डेटा है। बिग डेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यूज़ होता है, क्योंकि ये यहाँ पर बिग डेटा बड़े अच्छी तरीके से रखा जाता है। यहाँ पर धीरे धीरे ये बिग डेटा बनता है। बचपन में बच्चा पैदा होता है, बढ़ता है, तो बिग डेटा बनता है, धीरे धीरे बिग डेटा बनता है, और ये बिग डेटा धीरे धीरे आदमी को इंटेलिजेंट बना देता है। तो मतलब ये जो कंप्यूटर है, ये बिग डेटा रखकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ, बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ रहा है, और उसी तरीके से बिग डेटा, जो रियल बिग डेटा है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ाने में हमें हेल्प कर रहा है। तो जहां अब बिग डेटा आ गया, तो डेटा वेयर हाउसिंग की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है, डेटा की रखने की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है। तो वहाँ पर डेटा ओरिएंटेड सिस्टम डेवलपमेंट की ज़रूरत है। मतलब ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग तो हर सिस्टम में होगी, इंटेग्रल पार्ट है अधिकतर ऑर्गेनाइजेशन का। डेटा सिस्टम हो चाहे प्रोसेसिंग ओरिएंटेड सिस्टम हो, दोनों में ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग होती है। लेकिन डेटा ओरिएंटेड सिस्टम डेवलपमेंट एक मेथड है जिसमें हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, तो हमारा फोकस डेटा स्ट्रक्चर में होता है, डेटा के फ्लो में नहीं होता है कि किस तरह से डेटा फ्लो करेगा प्रोसेस करते समय। डेटा के स्ट्रक्चर में होता है, किस तरह से स्ट्रक्चर होगा, सिटीजन रजिस्टर बनेगा, मेरा नाम होगा, नंबर होगा, मोबाइल नंबर होगा, और बाकी सारी चीज़ें होंगी, और एक डेटा का स्ट्रक्चर बन गया। उसको प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद डेटा को रख देना है। प्रोसेसिंग अलग सॉफ्टवेयर से होगी, अलग लोग उसे निकालेंगे। तो सिस्टम जो डेटा यूसेज को ऑप्टिमाइज करते हैं, उसको हम डेटा ओरिएंटेड सिस्टम्स कहते हैं। और ये डेटा को इंडिपेंडेंटली कंसिडर करती है, प्रोसेसिंग ज़्यादा नहीं दिखती है कि किस तरह से डेटा को ट्रांसफॉर्म करना है। मतलब प्रोसेसिंग में इसमें वो नहीं होता है कि डेटा आया, डेटा को ट्रांसफॉर्म किया, इनपुट आया, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर दिया, बंदे की सैलरी वगैरह आई, और उसको क्या कहते हैं, उसमें इटरेशंस की, और इटरेशंस करने के बाद उसकी सैलरी प्रोसेस की, सैलरी प्रोसेस करके उसका टैक्स कैलकुलेट किया। तो ये प्रोसेसिंग में हमने यहाँ पर हमारा जो ध्यान है, यहाँ पर प्रोसेसिंग में ध्यान है, डेटा पर ध्यान नहीं है। अगर कोई मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, बहुत कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट सिस्टम हो, तो उसमें प्रोसेसिंग करनी पड़ती है डेटा की। लेकिन अगर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, एक उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं है, या प्योरली आप डेटा वेयर हाउसिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर डेटा ओरिएंटेड सिस्टम डेवलपमेंट यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर SDLC नहीं लगेगी, स्ट्रक्चर्ड डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मेथड नहीं लगेगी। कुछ पार्ट्स लग सकते हैं उसके स्ट्रक्चर्ड डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के, लेकिन उतने ज़्यादा नहीं लगेंगे। यहाँ पर क्या है कि आपको जब आप डेवलप कर रहे होगे, तो आपको ये वॉल्यूम्स किस तरीके से, बहुत बड़े, ये सोचना पड़ेगा कि बड़ा डेटा आएगा, उसका वॉल्यूम्स किस तरीके से रखना पड़ेगा, और उसके लिए सफिशिएंट स्पेस होनी चाहिए, और बैकअप्स होनी चाहिए। अगर वो डेटा, क्योंकि डेटा अगर आपने एक सिटीजन रजिस्टर बन गया, तो उसका आपको क्या करना पड़ेगा कि बैकअप होना बहुत ज़रूरी है, कि अगर वो डेटा खो गया तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, दूसरा डेटा रखने की दूसरी जगह होनी चाहिए। तो ये डेटा ओरिएंटेड सिस्टम डेवलपमेंट है, इसके बारे में हमारी स्टडी ने दिया हुआ है, और इसमें जो है हमारी स्टडी ने वेग तरीके से दिया है, उतने क्लियरली दिया नहीं है, लेकिन हमारी स्टडी में ये समझाया गया कि डेटा ओरिएंटेड सिस्टम और प्रोसेस ओरिएंटेड सिस्टम दो सिस्टम हो सकते हैं।
मतलब डेटा ओरिएंटेड सिस्टम डेवलपमेंट हो सकता है, प्रोसेस ओरिएंटेड सिस्टम डेवलपमेंट हो सकता है। इस समय हम डेटा ओरिएंटेड सिस्टम डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो हमारा ध्यान डेटा में होगा, प्योर डेटा को रखने में होगा। जैसे LHCl लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर पहले रखेगा डेटा को और फिर उसके बाद सुपर कंप्यूटर्स काम करेंगे और उन्हें फाइंड आउट करेंगे, रिजल्ट्स को देखेंगे। और वो मतलब वहाँ तो इतना डेटा आता है कि वो जो मेजॉरिटी ऑफ डेटा रखते भी नहीं है, वहाँ एल्गोरिथम होता है, वो दिखता है कि भाई डेटा काम का है, नहीं काम का है तो उसको रिकॉर्ड ही नहीं करते। और डेटा काम का है लेकिन अर्जेंट काम का नहीं है तो उसे स्टोर करके रख देते हैं ताकि फ्यूचर में उसे फाइंड आउट करेंगे। और डेटा इंपॉर्टेंट डेटा आ गया है तो एल्गोरिथम अगर उन्हें बताता है कि इंपॉर्टेंट डेटा आ गया तो उसी समय उसको एनालाइज करते हैं, उसी समय प्रोसेसिंग करते हैं। तो प्रोसेसिंग पार्ट अलग होती है, डेटा ओरिएंटेड डेटा की स्टोरेज पार्ट अलग होता है। तो पहले 1 सेकंड में 4 करोड़ फोटो जो पार्टिकल टकराते हैं उनकी 4 करोड़ फोटो, पार्टिकल शावर्स क्रिएट होते हैं, उनकी 4 करोड़ फोटो आ जाती है और वो फोटो वेयरहाउस कर दी जाती है और बाद में उसको प्रोसेसिंग होगी कि भाई इसमें क्या है, हिग्स बोसॉन है, इसमें कौन से पार्टिकल्स हैं, ये देखा जाता है। इसके बाद हमारी स्टडी में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डेवलपमेंट दिया है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी यूज़ करता है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी के बारे में हम बहुत ही डिटेल रूप से पहले भी पढ़ चुके हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी में सिंपल चीज़ ये है कि एक बार एक ऑब्जेक्ट बन गया तो हमें दूसरा बनाना नहीं पड़ता है। सपोज हम जैसे मैंने पहले भी बताया, हम एक वीडियो गेम बना रहे हैं, वीडियो गेम में अगर हमने एक बार हेलीकॉप्टर बना दिया और एक बार कार बना दी तो अब हमें दूसरी बार बनाने की, वो उसका प्रोग्राम दूसरी बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम कहीं पर भी वो ऑब्जेक्ट उठाकर रख सकते हैं। जैसे हेलीकॉप्टर है वो 3 डायमेंशनल प्लेन में चलेगा, यानी कि वो उड़ेगा। कार है वो 2 डायमेंशनल प्लेन में चलेगी, वो उसके एट्रीब्यूट्स हैं, बिहेवियर है। तो ऑब्जेक्ट जो है वो एक एंटिटी को डिफाइन करता है जिसका डेटा स्ट्रक्चर होगा और बिहेवियर होगा। ऑब्जेक्ट जो होता है उसके फिक्स्ड या डिफाइंड सेट ऑफ प्रॉपर्टी होगी। जैसे हेलीकॉप्टर होगा तो उसमें ऊपर चल रहा होगा, वो उड़ रहा होगा। अब वीडियो गेम में मालूम पड़ा एक कार दौड़ी, एक हेलीकॉप्टर दौड़ा है सपोज, तो वो डिफाइंड है, वो उसका एक बार आपने बना दिया तो फिर आपको उसको इंटरनली देखने की जरूरत नहीं है, आपने उस गेम में फिट करना है। अब वो हेलीकॉप्टर भागा जा रहा है, कार नीचे भागी जा रही है वीडियो गेम में, कार का अपना ऑब्जेक्ट बना हुआ है। और अगर कोई दूसरा वीडियो गेम बनाना है उसमें कार ही रखनी है तो कार रख लीजिए, कार को थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। कार के एट्रीब्यूट्स हैं, कार 100 किलोमीटर 0 किलोमीटर से 100 किलोमीटर की रफ्तार तक भागेगी या 200 भागेगी या 300 भागेगी, उससे ज़्यादा नहीं भाग सकती। हेलीकॉप्टर जो है और ज़्यादा तेज स्पीड से भाग सकता है। 300 तो कार मैंने एग्जैजरेट कर दिया, 200 किलोमीटर की रफ्तार से भाग सकती है कार। अगर मान लिया सपोज शूट कर रहा है, अगर कोई आदमी, कार है, हेलीकॉप्टर है और एक आदमी है, अगर साथ में बंदूक है तो उसे गोली निकलेगी, कार में लगेगी तो कार में रहेगी नहीं, कार चलती रहेगी। अगर टायर में लगेगी तो वो उलट जाएगी, हेलीकॉप्टर में लगेगी तो हेलीकॉप्टर का टायर फ्यूज़ नहीं होगा। ये करैक्टर है, हेलीकॉप्टर की अलग करैक्टर, आदमी की अलग करैक्टर। अगर उसे गोली लगेगी तो दौड़ना बंद हो जाएगा और अगर यहाँ कहीं पर लगी तो फिर आदमी जो है गिर जाएगा, और जगह होगी तो विंडेड हो जाएगा, 1-2 चांस उसे और मिल सकते हैं गेम में। तो ये एट्रीब्यूट्स हैं, आदमी के एट्रीब्यूट्स, बंदूक के एट्रीब्यूट्स। आपने एक बार आदमी बना दिया, उसके वो एट्रीब्यूट्स हो गए। वो किसी भी हालत में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज़्यादा नहीं भागेगा। और अगर वो कार से टकराएगा तो आदमी गिरेगा, कार को कुछ नहीं होगी। हेलीकॉप्टर अगर गिरेगा तो हेलीकॉप्टर और कार में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये एट्रीब्यूट्स हैं प्रोग्राम के। आपने एक एट्रीब्यूट एक बार बना दिए तो वो हमेशा के लिए बन गए। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी में एक बार ऑब्जेक्ट बनाइए, ज़िंदगी भर के लिए वो ऑब्जेक्ट बन गया, उसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट के पास एक फिक्स्ड या डिफाइंड प्रॉपर्टी होगी। अगर एक एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई का रिकॉर्ड है, अगर एम्प्लॉय रिकॉर्ड एक ऑब्जेक्ट है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, पैन नंबर, ये सारी चीज़ें हो सकती है। पैन नंबर कंपनीज नेम भी हो सकती है, लेकिन उसकी भी एट्रीब्यूट हो जाएगा, इसका पैन नंबर है, इसका फ़ोन नंबर है, इसका ब्लड ग्रुप है। एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच में दो एंटिटी के बीच में रिलेशनशिप डेवलप करना बहुत इजी हो जाता है। जैसे अभी मैंने बताया, गोली और आदमी, गोली नहीं मरेगी, आदमी मरेगा, तो उसके बीच में एक रिलेशनशिप इजी हो जाता है।
जैसे प्रोग्राम कैसा भी चल रहा है, प्रोग्राम को पता है कि ये पैरामीटर्स हैं इनके इंटरैक्शन के और ये ऐसे ऐसे काम करेंगे। बंदूक है तो अपने आप नहीं भागेगी, आदमी के हाथ में भागेगी या कार के में रखी हुई होगी तो भागेगी। ओके, बंदूक अपने आप नहीं भाग सकती। ये एट्रीब्यूट्स हैं कि इन्वायरमेंट के साथ किस तरीके से ऑब्जेक्ट रिएक्ट कर रहा है। और हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में हमने ये पढ़ा था कि अगर मान लिया हमने एक कार बना दी है तो कार के एट्रीब्यूट्स से हम एक नया ऑब्जेक्ट बना सकते हैं कार ही जैसा, जो कार के जैसे एट्रीब्यूट्स होंगे लेकिन थोड़े से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स होंगे। कार आपकी 100 किलोमीटर चलती है, थोड़ा सा प्रोग्रामिंग चेंज कर ली, उसको 200 किलोमीटर चलाने लग गए। जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो सिंपल इंटरेस्ट से इनहेरिट किया जा सकता है। यानी कि अगर मालूम पड़ा सिंपल इंटरेस्ट आपने एक वो बना दिया, सिंपल इंटरेस्ट ऑब्जेक्ट बना दिया है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट को उससे इनहेरिट करके बनाया जा सकता है, थोड़े से चेंजेस करके बनाया जा सकता है। तो मेजर एडवांटेजेस होते हैं इस अप्रोच के। सबसे पहले क्या है कि डेटा टाइप्स को आप मैनेज कर सकते हो। कार है तो आपको सोचना नहीं है कि कार भी यार अब कार कैसे दौड़ेगी, क्या है, एक ऑब्जेक्ट बना दिया कार का, तो कार खड़ी है, कार को पता है कार 2 डायमेंशनल प्लेन में चलेगी, यानी कि ज़मीन में चलेगी, वो उड़ नहीं सकती। अब उड़ने वाली कार बना दी जाए, उसको इनहेरिटेंस उसका 3 डायमेंशनल वो कर दिया जाए तो वो बात अलग है, वो इनहेरिटेंस में वो आ जाएगी। लेकिन एक बार कार बनी तो आप 2 डायमेंशनल, अब आपको टेंशन नहीं लेना उसके बारे में। कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप के बारे में टेंशन नहीं लेना है। कार है वो दौड़ रही है, अगर आदमी सामने आ गया है या बाइक चल रही है, दोनों टकराए तो बाइक गिरेगी, कार को खरोच आएगी। कार तो अपना चलती चलेगी, ये ट्रक है वो तो चलता चला जाएगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर बाइक वाला उसके आगे वो है तो उसके नीचे गिर जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप के बारे में आपको सोचना नहीं है। चैलेंजिंग इन्वायरमेंट की डिमांड्स आप इजीली मीट आउट कर लेते हो, क्योंकि कार बनी है तो आप प्रोग्रामर हो, आपको अदरवाइज कार के लिए अलग एक प्रोग्रामर आपको सोचना पड़ेगा। तो कार आपने उठाई, कार है, बंदूक है, ये है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टार्ट की। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डेवलपमेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी यूज़ करती है और उसके मेजर एडवांटेज हैं कि पहले बहुत ही अलग टाइप का डेटा वो मैनेज कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप मैनेज कर सकते हैं, चेंजिंग इन्वायरमेंट की डिमांड मीट कर सकते हैं, मतलब उतनी कैपेसिटी जो है वो मीट आउट कर सकते हैं, लॉजिकल एलिमेंट की रीयूजेबिलिटी कर सकते हैं, डेटा सिक्योरिटी होती है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी कहाँ यूज़ होती है? सिस्टम सॉफ्टवेयर्स में यूज़ होती है और कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग में होती है। कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग में सपोज आप नासा में बैठे हैं और नासा में बैठे हैं तो आपने देखा कि भाई एक तरफ से हवा आ रही है और एक तरफ से आप ये देख रहे हैं कि कोई प्लेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि प्लेन एक्रोस्टिकली सही है कि नहीं है। आप F-16 के बाद F-20 बना रहे हो, सपोज एक ऐसा प्लेन बनाने की कोशिश करो जो बहुत मिसाइल्स ले जाएगा, स्टेल्थ होगा यानी दिखेगा नहीं, बहुत तेज़ी से मुड़े करेगा। तो आपने हवा का एक प्रोग्राम बना रखा है और हवा किस तरह से रिएक्ट करेगी, मतलब उस जहाज से, तो वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करेंगे। तो वहाँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग में टेक्नोलॉजी यूज़ होती है कि अगर मान लिया सपोज एक बिल्डिंग बना रहे हैं, तो बिल्डिंग बनाने में अगर मान लिया सपोज आपने एक वहाँ पर बिल्डिंग बना रहे हो, आप पर्टिकुलर सामान रखा तो वो एक पर्टिकुलर एरिया घेर लेगा। तो अगर लाइट है तो वो एक पर्टिकुलर एरिया को इल्यूमिनेट करेगी। तो लाइट इल्यूमिनेट करेगी, आपको पता चलेगा कि लाइट होते ही इस इन्वायरमेंट में अगर ये डार्क है, ये डार्कनेस है तो ये होगा, अगर सनलाइट है तो ये इस तरीके से इल्यूमिनेट करेगी घर को। या फिर अगर मान लिया सपोज कोई रोबोट बना रहे हैं तो रोबोट बनाकर आपको पता चल जाएगा कि रोबोट एक पर्टिकुलर रोबोट बना हुआ है, वो किसी इन्वायरमेंट में मूव कर रहा है तो कैसे मूव करेगा। तो कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी बहुत हेल्प करती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी का एक छोटा सा एग्जांपल एक्सेल भी हो सकता है। एक्सेल में भी ऑब्जेक्ट बने होते हैं, वी लुकअप ये भी एक तरह से ऑब्जेक्ट के रूप में सोचे जा सकते हैं। आप डेटा आया, आपने लगाया फॉर्मूला और वो उसने रिजल्ट्स निकाल दिया, उतना। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं और एक बार ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं फिर आप बनाते चले जाते हैं। एक्सेल कितना इजी होता है। एक्सेल क्या होता है कि आप कमांड सीखते जाना और फिर चीज़ें होती जाएंगी।
तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी का एक एग्जांपल है। वहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग है। ये अप्रोच जो है एप्लीकेशन डेवलपमेंट में भी आ रही है काफ़ी ज़्यादा। पहले क्या था, सिस्टम सॉफ्टवेयर में ज़्यादा थी, एप्लीकेशन डेवलपमेंट में कम थी, अब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में आ रही है। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज थी, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिर सोचा गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं आई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं आई तो फिर उसके बाद ब्रांच स्प्लिट करने लगी, यानी कि उन्होंने कहा कि जी ऑब्जेक्ट बना लो, आर्टिफिशियली तो चीज़ें बन नहीं पा रही हैं, तो इंटेलिजेंट तो सिस्टम हो नहीं पा रहा है, तो वहाँ पर कई ब्रांचेस स्प्लिट हो गई। और वहाँ पर ब्रांचेस जो स्प्लिट हुई, उन्होंने वहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी डेवलप हुई, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में एक ऑब्जेक्ट बन गया और हमेशा के लिए बन गया। फिर उस ऑब्जेक्ट को आप थोड़ा बहुत चेंज करो, उसकी इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और कई ये सारी चीज़ें हैं जो हमने पहले पढ़ चुके। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, अगर हम प्रोग्राम डेवलप करेंगे वो थोड़ा सा अलग टाइप का होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके इंटरेक्शंस आपको देखने, ऑब्जेक्ट तैयार हैं और उसी का इंटरेक्शन कराना है प्रोग्राम में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन के बाद एक और होता है प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। प्रोटोटाइपिंग में एक कस्टमर होता है, वो जनरल ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन कर लेता है। वो कहता है जी हमें ये बनाना ही बनाना है, अर्जुन टैंक तो हमें बनाना ही बनाना है, या फला टैंक तो हमें बनाना ही बनाना है। और टैंक कैसा होना चाहिए, वो ब्रॉड गाइडलाइंस दे देता है। वो कहता है कि डिटेल्ड गाइडलाइंस नहीं देता है, जनरल ऑब्जेक्टिव्स दे देता है सॉफ्टवेयर के लिए। वो कहता है कि डिटेल्ड इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट रिक्वायरमेंट नहीं देता है, एक जनरल ऑब्जेक्टिव दे देता है, एक खाका खींच के दे देता है। फायर पावर इतनी होनी चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, अगर इस पर बम गिरे तो ये टाइप की मिसाइल गिरे तो ये इसको कुछ नहीं होना चाहिए, इस टैंक को कुछ नहीं होना चाहिए, ये पानी में जाए तो भी चलना चाहिए, रेगिस्तान में भी चलना चाहिए, क्योंकि राजस्थान में लड़ाई हुई बॉर्डर में, तो राजस्थान में ठंडे में भी चलना चाहिए। यानी 100 डिग्री अगर टेम्परेचर हो जाए, 100 डिग्री तो ज़्यादा भूल गया, 60 डिग्री 70 डिग्री टेम्परेचर हो जाए तो भी ये चलते रहना चाहिए, 80 डिग्री टेम्परेचर हो जाए तो भी चलते रहना चाहिए। अगर बम गिर जाए तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, सडन शॉक हो, उसको झेल लेना चाहिए। अगर टेम्परेचर -10 डिग्री हो तो भी काम करना चाहिए, अगर रेतीली ज़मीन है तो भी काम करना चाहिए, कीचड़ आ जाए तो भी काम करना चाहिए, पानी आ जाए तो भी काम करना चाहिए। अब हमने मोटी तौर पर स्पेसिफिकेशन दे दी, उसे ये नहीं बोला कि किस तरीके से इसकी तोप की साइज़ क्या होगा, मिलीमीटर क्या होगा, कहाँ कितने, ये उसे बोला कि तोप का गोला छोटे रेंज में इतना एरिया ध्वस्त करना चाहिए, इस रेंज में इतना एरिया ध्वस्त करना चाहिए, इस तरीके से हमने बता दिया प्रोटोटाइपिंग। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर में हम एक प्रोग्रामिंग, हम उसे बता देते हैं बंदे को कि भाई ये जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब प्रोटोटाइपिंग, उसमें क्या है, रिक्वायरमेंट गैदर की जाती है। प्रोटोटाइपिंग में डेवलपर कहता है कि इनिशियल रिक्वायरमेंट दो भाई, जो भी है। यहाँ स्पेसिफिक SRS डॉक्यूमेंट नहीं बनता है, सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट नहीं बनता है, लास्ट लेवल तक स्पेसिफिकेशन नहीं होती है, क्योंकि लास्ट लेवल तक स्पेसिफिकेशन पता ही नहीं होती है। मतलब नॉर्मली आप सॉफ्टवेयर बनाओगे तो उसमें लास्ट लेवल तक वैसे भी पता नहीं होगी, लेकिन काफ़ी हद तक उसको फ्रीज़ किया जा सकता है। नहीं तो डिज़ाइन जब कर रहे हैं तब फ्रीज़ किया जा सकता है, नहीं तो डेवलपमेंट कर रहे हैं तब फ्रीज़ किया है, तब तो फ्रीज़ हो ही जाएगा। लेकिन प्रोटोटाइपिंग उन चीज़ों के लिए की जाती है जिन चीज़ों के लिए मतलब ये समझ ली 70% आइडिया ये नहीं है हमें कि इस प्रोडक्ट में क्या क्या होना चाहिए, अभी टेस्टिंग होनी है इस प्रोडक्ट की। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम इनिशियल रिक्वायरमेंट कर लेते हैं और ऐसा है क्विक डिज़ाइन करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमने अर्जुन टैंक जैसा बना के वहाँ पर दे दिया कि जी जैसे भी टैंक बना के, अब उसमें एक गोला गिरा और वो ध्वस्त हो गया, रेगिस्तान में जाने लगा तो रेगिस्तान में धंस गया। तो एक क्विक डिज़ाइन हमने दे दिया। क्विक डिज़ाइन क्या है, विजिबल एस्पेक्ट्स जो होते हैं, जैसे इनपुट स्क्रीन ऐसा होगा, आउटपुट रिपोर्ट कैसी होगी, जो एक बना सकते हैं वो क्विकली बना के उसे दे दिया। और ये प्रोटोटाइपिंग उस टाइम पर होती है, दो चीज़ें होती हैं इसमें। एक तो ये होता है कि आपको जल्दी बनाना है, और दूसरा ये होता है कि आपको ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स पता है, निटी-ग्रिटीज़ पता नहीं है। तो प्रोटोटाइपिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। वहाँ पर स्ट्रक्चर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मेथोडोलॉजी यूज़ करेंगे तो उसकी हालत ख़राब हो जाएगी, वो यूज़ ही नहीं हो पाएगी। तो क्विक डिज़ाइन में आप विजिबल एस्पेक्ट्स हैं
उसमें एम्फेसाइज करते हैं, जैसे इनपुट स्क्रीन है, आउटपुट रिपोर्ट्स है। उसके बाद आप प्रोटोटाइप का कंस्ट्रक्शन करते हैं, यानी कि जो इनपुट्स मिले उसी के हिसाब से प्रोटोटाइप डिज़ाइन कर दिया, यूज़र को एवेल्यूएशन के लिए दे दिया कि भाई ये है। यूज़र ने स्क्रीन डिज़ाइन देखा, ऑपरेशंस थोड़ा बहुत देखा, उसके बाद फीडबैक आया, तो हम फिर उसके बाद रिफाइनमेंट करते हैं प्रोटोटाइप का, उसको फाइन ट्यून करते हैं यूज़र की रिक्वायरमेंट से। तो ये रिपीट होता रहता है ताकि यूज़र फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं हो। इसमें कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, क्योंकि हमने बनाया, अभी वो रेगिस्तान में धंस रहा है, तो हमने उसको थोड़ा सा रेगिस्तान में चलने लायक बना दिया। यूज़र ने कहा यार ये रेगिस्तान में तो चलने लायक हो गया, लेकिन हम उसको आइस वहाँ पर ले गए तो वहाँ पर वो इंजन स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो हमने इंजन को चेंज किया, रेगिस्तान और उधर चलने लग गया। फिर पानी में गए तो पानी अंदर घुस गया, हमने कहा ये नहीं चलेगा, ये पानी कीचड़ में भी चलना चाहिए, अगर पानी कुछ पर्टिकुलर इंच गहरा हो तो भी चलना चाहिए, नदी नाले पार कर लेना चाहिए, तो उस टाइप का हमने बना दिया। उसके बाद यूज़र ने कहा कि जी सब कुछ तो सही है लेकिन इसकी स्पीड कम है, स्पीड तेज करो। हमने स्पीड तेज की। फिर उसने बोला कि जी सब कुछ तो सही है लेकिन इसके तोप का गोला जो है ज़्यादा दूर तक नहीं जा रहा है। हमने कहा जी ज़्यादा दूर तक जाने के लिए हमने वो किया। तो इटरेशंस होते हैं, यानी प्रोटोटाइपिंग में सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती है, क्विक डिज़ाइन होता है, प्रोटोटाइप कंस्ट्रक्शन होता है, फटाफट प्रोटोटाइप कंस्ट्रक्ट होता है, फिर यूज़र को दे दिया जाता है कि भाई प्रोटोटाइप को इवैल्यूएट करो, इसमें से प्रॉब्लम्स बताओ, और रिफाइनमेंट होता है प्रोटोटाइप का। और ये स्टेप चलती रहती है, मतलब ये लास्ट की 2 स्टेप, क्विक डिज़ाइन हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया प्रोटोटाइप का, फिर यूज़र इवैल्यूएट करेगा, फिर रिफाइनमेंट होगा, फिर यूज़र इवैल्यूएट करेगा, रिफाइनमेंट के बाद फिर रिफाइनमेंट होगा, फिर यूज़र इवैल्यूएट किया जाएगा। तो ये लूप, लास्ट जो 2 स्टेप बोले वो लूप में चलने लगते हैं, और यूज़र जैसे ही पूरी तरह सेटिस्फाइड होता है, सिस्टम तैयार हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि आपका ड्रॉबैक्स हमारी स्टडी बोलती है। जो सबसे पहला ड्रॉबैक क्या है कि यूज़र स्टार्टिंग में उसका सबसे पहले क्या होता है, बाहर का खाका दिया जाता है। जैसे टैंक तो दे दिया आपने, लेकिन टैंक के अंदर अभी कुछ टैंक जैसा है, वो टैंक के अंदर कोई पावर है ही नहीं। तो वर्किंग वर्जन जो है सॉफ्टवेयर का, उससे यूज़र को पता नहीं चलता है, ये पता नहीं चल पाता है कि प्रोसेसिंग इंजन रेडी हो गया है। तो अनरीजनेबल डिमांड करने लगता है। वो कहता है कि मतलब उसको ये पता नहीं होता है कि प्रोटोटाइप ट्रांजैक्शन वॉल्यूम हैंडल कर सकता है कि नहीं कर सकता है, अभी एक्सपेक्ट कितना टाइम लगेगा, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क कनेक्टिविटी करने में कितना टाइम लगेगा, बैकअप और रिकवरी प्रोसीजर्स किस तरह से इवॉल्व होंगे, कंट्रोल फीचर्स कैसे लगाए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें उसमें नहीं होती हैं अभी, या पार्शली होती हैं। तो उसको, लेकिन उसको टैंक देखते ही लगता है कि टैंक तो बन गया भाई, अभी इसके ज़्यादा वो नहीं है, बल्कि अभी तो टैंक बना है, जो बाहर का खोल आया है, अभी तो पिक्चर आई है, अभी इसको फाइन ट्यून करना है, रिफाइन करना है, इसमें हज़ारों टेस्ट होंगे। तो सबसे पहले यूज़र की अनरीजनेबल डिमांड आ जाती है, उसको सपना सा दिखने लगता है कि भाई हमने ये बना दिया, हमको ये मिल गया। लेकिन अभी तो पहला स्टेप है, अभी तो कई स्टेप्स होंगे, कई इटरेशंस होंगे, कई स्टेप्स नहीं, कई इटरेशंस होंगे। यहाँ पर इटरेशंस होते हैं, फीडबैक होगा, फिर वो होगा, फिर यूज़र डिससेटिस्फाइड होगा। तो ये प्रोटोटाइपिंग अप्रोच होती है। क्योंकि डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होना पड़ता है, तो यूज़र क्या करता है, 4 जनरेशन लैंग्वेज टूल्स यूज़ करता है। तो कई बार क्या होता है कि डिज़ाइन स्ट्रेटेजी हमें क्लियरली लेआउट कर लेनी चाहिए ऐसे समय में, क्योंकि अगर डिज़ाइन स्ट्रेटेजी हमने लेआउट नहीं की तो पुअर क्वालिटी होगी, पुअर मेंटेनेबिलिटी होगी, लोअर यूज़र एक्सेप्टेंस होगी, और फेलियर हो जाएगा एफर्ट का। तो डिज़ाइन स्ट्रेटेजी हमें क्लियरली लेआउट कर लेनी चाहिए, और हर स्टेप में उसे रिफाइन करना चाहिए। दूसरी बात ये होती है कि प्रोटोटाइप जनरली क्या होता है कि यूज़र रिक्वायरमेंट को क्या यूज़र की रिक्वायरमेंट है उसके लिए यूज़ किया जाता है। आपने प्रोटोटाइप, सबसे पहला प्रोटोटाइप उसे दे दिया, अब उसकी रिक्वायरमेंट ढूंढने की कोशिश की। अब कई बार क्या होता है, इनपुट आउटपुट रीराइट करना पड़ता है, मतलब जो टारगेट एनवायरनमेंट है, टारगेट एफिशिएंसी है, उसको रीच करने के लिए हर चीज़ को आपको क्या होगा, रीराइट करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि आपने प्रोटोटाइप को डेवलप तो कर दिया, लेकिन प्रोटोटाइप को आपको बिल्कुल चेंज करना पड़ता है। जैसे आपने टैंक तो बना दिया, लेकिन वो टैंक इतना भारी हो गया, उसका वेट वो सही नहीं रहा,
यानी कि बैलेंसिंग सही नहीं हो रही है और कई चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो उस पूरे टैंक को आपको जो आपने खाका दिया है उस टैंक का, जो टैंक का एक बना कर दिया है स्टार्टिंग फर्स्ट प्रोटोटाइप, उसमें थोड़ी सी कैपेबिलिटी है, वो पूरा चेंज करना पड़ सकता है, क्योंकि टारगेट एनवायरनमेंट और एफिशिएंसी कंसिडरेशन में काफ़ी चीज़ें चेंज करनी पड़ सकती हैं। तो कई बार इसमें क्या होता है, ज़्यादा मेहनत लग जाती है, ज़्यादा कॉस्ट लग जाती है। प्रोटोटाइपिंग में कई बार बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग जाती है। तो प्रोटोटाइपिंग जब आप कर रहे हो तो आपको ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कॉस्ट बढ़ सकती है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। कई बार कई जगह तो 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स कॉस्ट हो जाती है, यानी 500 टाइम्स। जनरली 10% ऊपर नीचे कॉस्ट हो जाए ठीक है। तो अगर आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो और एक पर्टिकुलर आपने उसका इनपुट आउटपुट स्क्रीन बना दिया और कई चीज़ें बनाकर दे दी, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस जो हैं, कई बार क्या होता है कि उसके पूरे इंटरफेस को चेंज करना पड़ जाता है। इसके अलावा एक चीज़ और होती है कि प्रोटोटाइप बनता ही है इसलिए है कि यूज़र के चेंजेस को एकोमोडेट कर सके। कई बार यूज़र अनरीजनेबल हो जाता है और वो बहुत सारे चेंजेस के लिए बोलने लगता है, तो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स मीट आउट नहीं कर पाते एप्लीकेशन के। मालूम पड़ा आप एक ऐसा टैंक बना रहे हो जो रेगिस्तान में ही चलना है और यूज़र उसको मल्टीपर्पज़ प्रोटोटाइप बनते बनते वो उसे मल्टीपर्पज़ बनाने पर लग गया। वो बोलता है कि भाई ये लोअर टेम्परेचर में भी काम करना चाहिए। तो उसका स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव तो ये था कि ये टैंक बनना है केवल राजस्थान के लिए या रेगिस्तानी इलाकों के लिए, लेकिन वो चेंजेस ऐड करने लगता है, तो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाते हैं। तो यानी कि ये पर्टिकुलर चीज़ें टैंक में तो बड़ी जल्दी नज़र आती हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर में कम नज़र आती हैं। सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि स्ट्रेटेजिक एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है और यूज़र एडिशंस के लिए बोलने लग रहा है। तो प्रोटोटाइपिंग अप्रोच यूज़र की डिमांड को मीट आउट करने के लिए तत्पर रहती है। यानी कि प्रोटोटाइप बन के बाद इटरेशन होंगे यूज़र फीडबैक से, तो यूज़र फीडबैक जैसा जैसा देगा वैसा वैसा सिस्टम बनता जाएगा। तो वो चेंजेस बोलता जा रहा है और आप उसके चेंजेस को एकोमोडेट करते जा रहे हो, तो जो जैसा सिस्टम बनना चाहिए, जो फाइनल ऑब्जेक्टिव है, उस तरह का सिस्टम नहीं बन पा रहा है। तो आपको यूज़र को बताना पड़ेगा भैया जो ये सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं इसका स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव ये है, ये नहीं है। वो कहेगा जी ऐसा ऐसा होना चाहिए, आप कहोगे जी ऐसा नहीं होना चाहिए, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव से मीट आउट नहीं होना चाहिए। स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्ट वहाँ पर गोल कॉन्ग्रुएंस होनी चाहिए, यानी वो जो कह रहा है वो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव के साथ उसके चेंजेस मीट आउट करने चाहिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो प्रॉब्लम है। एक और प्रॉब्लम आती है प्रोटोटाइपिंग में। प्रोटोटाइपिंग में क्या होता है, चेंजेस ट्रैक रखना बहुत काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कई बार वर्जन 1 बनता है, 2 बनता है, मॉडिफाई होता है, कोड किया जाता है। अब एक टैंक बन गया, फिर दूसरा बन गया, दूसरे टाइप का चीज़ें हो गई, फिर उसने बोला ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। तो टैंक में तो आप रख सकते हो फोटोग्राफ खींच के कि ऐसा था, ये था, उसके प्लान, उसके डिज़ाइन रख सकते हो। लेकिन सॉफ्टवेयर में कई बार क्या होता है कि यूज़र इतने चेंजेस कराता है कि चेंजेस को ट्रैक रिकॉर्ड रखना डिफ़िकल्ट होता है। कई बार बोलता है ये होना चाहिए, फिर ये नहीं होना चाहिए, ऐसा वैसा, इस तरीके से कई चीज़ें चेंज होने में प्रॉब्लम आती है। इसके बाद वायलेशन ऑफ चेंज कंट्रोल मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि चेंजेस हो रहे होते हैं और इतनी जल्दी चेंजेस हो रहे होते हैं सॉफ्टवेयर में। पर्टिकुलरली आपके पास, मैंने कई कंपनी में देखा है कि इन हाउस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, तो टीम बार बार बोलती है कि ये चेंज कर दो, वो चेंज कर दो, तो वो ट्रैक ही नहीं होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम के पास। तो चेंजेस, और उसमें क्या होता है कि चेंज कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं होता है, चेंज कंट्रोल प्रोसीजर नहीं होता है कि चेंज होगा तो भाई साहब आप किससे परमिशन लेंगे। जो डिज़ाइन और डेवलपमेंट में चेंजेस हैं वो इतनी तेज़ी से होते हैं कि एक फॉर्मल चेंज कंट्रोल प्रोसीजर होना बहुत ज़रूरी है, और वो बार बार वायलेट होता है। तो आईएएस ऑडिटर को ये रिस्क प्रोटोटाइपिंग में सोच कर रखनी चाहिए। ऑडिटर को ये भी समझना चाहिए कि ये मेथड कई बार अगर सही तरीके से आपने यूज़ की तो इसमें टाइम और कॉस्ट की काफ़ी सेविंग होगी। तो उसे ध्यान इस पर रखना चाहिए कि भाई टाइम की सेविंग क्यों नहीं हुई, कॉस्ट की सेविंग क्यों नहीं हुई, क्योंकि प्रोटोटाइपिंग अप्रोच हो रही है और प्रोटोटाइपिंग अप्रोच स्ट्रक्चर्ड एसडीएलसी की तरह अप्रोच नहीं है। उसमें क्या है, कई
हमने कई स्टेप्स स्किप्स कर सकते हैं। अगर हमने सही तरीके से प्रोटोटाइपिंग अप्रोच लगाई है तो टाइम और कॉस्ट की सेविंग हो सकती है। कई बार कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। अगर प्रोटोटाइपिंग लाउजी प्रोटोटाइपिंग है, सही तरीके से प्रोटोटाइपिंग आप नहीं कर रहे हो, तो 300% 500% हो जाती है। लेकिन क्योंकि SDLC सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ आपको पता नहीं होता है, इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये पता नहीं होता है सिस्टम ऑब्जेक्टिव्स पता होता है, लेकिन ये पता नहीं होता है सिस्टम कैसे इवॉल्व होगा। तो चूंकि आपको ये नहीं पता होता है तो वहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं। आप दूसरी चीज़ ये ब्यूरोक्रेटिक नहीं होती है, स्टेप बाय स्टेप नहीं चलना है। तो आप प्रोटोटाइप को बहुत सस्ते में बना सकते हो अगर, क्योंकि वो स्टेप्स आपको नहीं चलने हैं, सारे के सारे स्टेप्स ब्यूरोक्रेटिक स्टेप्स नहीं करने हैं। अगर आप एफिशिएंसी करना चाहते हो, एफिशिएंटली करना चाहते हो, तो हो सकता है कि कॉस्ट से बहुत कम में बन जाए, टाइम कम हो जाए। लेकिन अगर गवर्नमेंट के हाथ में प्रोटोटाइपिंग अप्रोच है, प्रोटोटाइपिंग एक ब्रॉड वर्ड है, सॉफ्टवेयर के लिए नहीं है, और भी डिफेंस इक्विपमेंट और कई चीज़ के लिए है। जनरली डिफेंस इक्विपमेंट से ये आया हुआ है। तो वहाँ पर डिफेंस में जितने भी इक्विपमेंट बनते हैं, प्रोटोटाइपिंग होती है, वहाँ कॉस्ट ओवररन और टाइम ओवररन होता है जनरली। लेकिन अगर मान लिया सपोज एक एफिशिएंट कंपनी और एफिशिएंट प्रोग्रामर है, तो वो प्रोटोटाइपिंग अप्रोच बार बार प्रोटोटाइप देगा। अगर छोटी कंपनी है पर्टिकुलरली, अगर एक जनरली क्या होता है कि प्रोडिजी है होते हैं, कई सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्रोडिजी होते हैं, तो उन्हें पता होता है कि किस तरीके से कहाँ करना है और कैसे सेटिस्फाई होगा यूज़र। तो यूज़र को टाइम भी सेव करते हैं, वैल्यू भी ज़्यादा देते हैं और कॉस्ट भी कम लगाते हैं। तो वो प्रोटोटाइपिंग अप्रोच में बड़े सक्सेसफुल होते हैं। और प्रोटोटाइपिंग अप्रोच में अगर आपकी प्रोटोटाइपिंग अप्रोच इसलिए की जाती है कि भाई पता नहीं होता है कि सिस्टम किस तरीके से इवॉल्व करेगा, सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन नहीं की जाती, एक रीज़न। लेकिन एक एडिशनल रीज़न ये हो सकता है कि टाइम और कॉस्ट बहुत सेव करें। जब बहुत जल्दी प्रोटोटाइप आप बना दें, फीडबैक लें, दूसरा प्रोटोटाइप बनाएं, लें फीडबैक लें, ऑब्जेक्टिव आपको पता है, ऑब्जेक्टिव मीट आउट करने की कोशिश करें। टैंक के केस में या डिफेंस इक्विपमेंट के केस में वहाँ पर मेटलर्जी होती है, कई चीज़ें होती हैं, मेटल्स होते हैं, वो ढूंढ नहीं पाते हैं, कई होते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर में कोडिंग होती है, प्योर कोडिंग। तो सॉफ्टवेयर में क्या है, प्रोटोटाइपिंग अप्रोच टाइम और कॉस्ट को बहुत ज़्यादा सेव कर सकती है, सब्सटेंशियल टाइम और कॉस्ट की सेविंग कर सकती है, क्योंकि कोड्स ही हैं। बेसिकली कोड्स का आपको यूज़ करना है। और आपको पता होगा, अगर आप एक सही प्रोग्रामर हैं और आपको प्रोटोटाइपिंग अप्रोच दे दी गई है और आप एक्सपीरियंस प्रोग्रामर हैं, तो आपको जनरली पता होता है कि जो यूज़र है उसको क्या चाहिए होगा, कहाँ प्रॉब्लम आई होंगी, किस तरीके से इसको रिजॉल्व करना है, तो वो किस स्टेज में उससे कम्युनिकेट कर लेना है। तो उससे एक प्रोटोटाइप डेवलप हो जाता है और ये बहुत बेनिफिशियल होता है। अगले सेशन में हम पढ़ेंगे रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। थैंक्स।